हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड। ठीक है, अभी तक अगर आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पे क्लिक करके पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए। देखो, इस टॉपिक में अपन स्टार्ट करते हैं इनकम्पेटिबिलिटी से। तो देखो, इसको अच्छे से समझो। देखो, प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये देखा था कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक आते हैं। किन की हेल्प से? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हेल्प से। तो सपोज करो कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ने किसी गलत पॉलन ग्रेन को या किसी और प्लांट के पॉलन ग्रेन को पिस्टिल पे लाके रख दिया, बोले तो स्टिग्मा पे लाके रख दिया, तो क्या अब वो जर्मिनेट होगा उधर और या नहीं होगा? ये कहलाता है इनकम्पेटिबिलिटी, टॉपिक के अंदर आता है। तो इनकम्पेटिबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि जो पिस्टिल जो है वो डिसाइड करती है कि जो बाहर से पॉलन ग्रेन आया है वो उसके लिए कंपेटिबल है या नहीं है। बोले तो उसे आगे जर्मिनेट होकर फर्टिलाइजेशन तक जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। रीजन कुछ भी हो सकते हैं वो किसी और प्लांट का हो, या हो सकता है वो सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए उसे इनकम्पेटिबल बना दे। तो क्या होता है? फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन टोटली फंक्शनल फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के टोटली फर्टाइल होने के बाद भी उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होना। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच के जो भी इवेंट होते हैं, चाहे वो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन है, सही डायरेक्शन में ग्रोथ है, उसके बाद फ्यूजन है, कुछ भी, उन किसी के भी नहीं होने से, फर्टिलाइजेशन नहीं होने को क्या कहते हैं? इनकम्पेटिबिलिटी। अब ये इनकम्पेटिबिलिटी दो टाइप की होती है। एक होती है इंटर स्पेसिफिक, जो जनरली देखने को मिलेगी। इंटर स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज के बीच में, बोले तो जीनस सेम है, स्पेसीज अलग अलग है। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर जीनस की दो अलग अलग स्पेसीज है और किसी एक स्पेसीज का पॉलन ग्रेन दूसरे पे चला गया और वो इनकम्पेटिबल हो जाता है, बोले तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो इस चीज को क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक। जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, देखो दोनों का ब्रेसिका बोले तो दोनों का जीनस क्या है? सेम, स्पेसीज अलग है, इसकी कैम्पेस्ट्रिस और इसकी रापा। आप में से कौन बता सकता है कि इनके कॉमन नेम क्या है? अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इन दोनों के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी को अपन क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक कंपेटिबिलिटी, और ये जनरली होती है इनकम्पेटिबिलिटी, सॉरी। दूसरी है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पेसीज हो और उसी के पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो खुद के ही स्टिग्मा पर नहीं, वो क्या कर पाते? ग्रो कर पाते, या फिर आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बेसिकली हमेशा नहीं होगा, ये एक मेथड हो जाता है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का। अपन पढ़ चुके हैं इस इंट्रा स्पेसिफिक को, अपन ने सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से पढ़ा था। तो इंट्रा स्पेसिफिक, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक ही है। बेसिकली इसमें प्लांट क्या करता है कि खुद के पॉलन ग्रेन, बोले तो खुद के ही फ्लावर के अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए तो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये खुद के ही है और फिर उनको ही ग्रो नहीं करने देता, उनको ही इनकम्पेटिबल मतलब बना देता है, जिसको क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अगर उसी स्पेसीज के कोई दूसरे फ्लावर से अगर वो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं तो वो उनको कंपेटिबल करेगा। बेसिकली इनकम्पेटिबिलिटी समझ चुके होंगे आप कि इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो पिस्टिल की स्टिग्मा पर लैंड करता है, पिस्टिल खुद डिसाइड करती है कि वो उसके आगे के प्रोसेस के लिए कंपेटिबल है या नहीं। अगर नहीं होती तो उसे कहते हैं इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकम्पेटिबिलिटी। अब पिस्टिल कैसे डिसाइड करती है? इस मैकेनिज्म को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो देखो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है कि पॉलन, जब व्हेन अ पॉलन लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इंटरेक्ट विद द पॉलन एंड रिकॉग्नाइज कंपेटिबल पॉलन। पिस्टिल क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा पॉलन ग्रेन क्या है, कंपेटिबल है या नहीं। और ये करने के लिए या तो वो क्या यूज करती है? केमिकल रिलीज्ड बाय पॉलन। देखो, हर चीज का एक केमिकल नेचर होता है। तो जब पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो उसके खुद के कुछ जो भी केमिकल है, उन केमिकल से स्टिग्मा या पिस्टिल आइडेंटिफाई कर लेती है कि इसे कंपेटिबल रखना है या नहीं रखना है। या फिर क्या हो सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, शेप वगैरह में फर्क हो, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अक्सर ये मॉर्फोलॉजिकल वाला इंटर स्पेसिफिक में आ जाता है। इंटर स्पेसिफिक में अलग अलग पॉलन ग्रेन, अलग अलग स्पेसीज के पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं। या कोई फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है। और ये सारे जो कारण है वो रेगुलेट कौन करता है? जीन कंट्रोल करती है।
और जनरली एक जीन के लिए 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होती है, मल्टी एलील होती है। ठीक है, अगर अपन जब जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो मल्टीपल एलीलिज्म पढ़ेंगे, तो उसका एग्जाम्पल है ये। इन केस ऑफ कंपिटेबल पॉलन ग्रेन, अगर वो कंपिटेबल है तो क्या करेगी, तो पिस्टिल उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी और हेल्प करेगी कि आगे वो क्या करे, पहले पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करे, फिर राइट डायरेक्शन में जर्मिनेट करके कहां पर पहुंच जाए, फीमेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियाई के पास, और फर्टिलाइजेशन हो और आगे के प्रोसेस हो। लेकिन अगर इनकम्पिटेबल होता है तो फिर क्या करती है, तो उसे फर्टिलाइजेशन नहीं करने देना है। अब उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तो तरीका है उसे जर्मिनेट ही ना होने दे, किसको, पॉलन ग्रेन को, लैक ऑफ जर्मिनेशन। दूसरा, मान लो समहाउ वो जर्मिनेट हो जाए तो फेलियर ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, उस पॉलन ट्यूब जो हल्का सा जर्मिनेट हुआ वो और ग्रो नहीं करेगा। अगर मान लो वो ग्रो भी करता है तो फेलियर ऑफ पॉलन ट्यूब टू रीच एट राइट प्लेस, तो वो उस डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेगी जिस डायरेक्शन में उसे ग्रोथ करनी चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि वो ग्रो भी उसी डायरेक्शन में कर रही है, तो फिर 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो रास्ते में फट जाए, पॉलन ट्यूब फट जाएगी तो मेल गैमेट पहले ही रिलीज हो जाएंगे और फिर वो फंक्शनल नहीं रहेंगे, और दूसरा कि वो पहुंच भी गए तो भी वो न्यूक्लियाई तक क्या नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी और उसकी मैकेनिज्म। अब देखो अपन ने यहाँ पे बोला कि ये रेगुलेट होता है जीन से, तो जीन किसके, पॉलन ग्रेन के खुद के या प्लांट या स्पोरोजिनस टिश्यू के। तो देखो पॉलन ग्रेन अपन सब जानते हैं कि प्लांट का क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो अगर पॉलन ग्रेन के जीन से डिसाइड हो रहा है तो उसे कहेंगे गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। और अगर प्लांट के खुद के जीन से बोले तो स्पोरोजिनस के टिश्यू के जीन से, या फिर बोले तो पॉलन मदर सेल के जीन से, जो कि बेसिकली क्या होती है 2n स्पोरोफाइट होती है, अगर उसके जीन से डिसाइड हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक। इस तरीके से अपना ये टॉपिक इनकम्पेटिबिलिटी पूरा होता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ आ चुके हैं, स्टिग्मा की सरफेस पे, और बेसिकली उनका मोटिव क्या है कि पॉलन ग्रेन के अंदर के जो मेल गैमेट डेवलप होंगे उनको फ्यूज होना है, किसके साथ में, फीमेल गैमेट के साथ में। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लांट में स्ट्रॉसबर्गर ने क्या किया था, स्टडी किया था, वो भी किस प्लांट में, लीलियम प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। देखो जैसे एक एनिमल में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहां पे, फीमेल गैमेट के पास में। अब मेल गैमेट उनके मोटाइल होते हैं तो मूव करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो आए हैं उनसे जो मेल गैमेट बनेंगे वो भी कैसे है, मोटाइल नहीं है। अब मोटाइल नहीं है तो मतलब वो वहां तक तो नहीं जा सकते, कहां तक, देखो यहाँ पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड करेंगे, जबकि जो फीमेल गैमेट होगा वहां या एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा, तो यहां से यहां तक कैसे जाएंगे। तो इसके जो स्टेप है वो अपन सबको देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जब यहाँ पर स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो वहां से उसमें से पॉलन ट्यूब निकलने लगेगी, उसको क्या कहेंगे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फिर सेकेंड स्टेप में अपन ये स्टडी करेंगे कि वो पॉलन ट्यूब जो ग्रो होती है वो किस तरीके से ग्रो होती। थर्ड अपन क्या स्टडी करेंगे कि जो ये पॉलन ट्यूब है ये जो ग्रो करती हुई ये फिर इस ओव्यूल के अंदर कैसे जाती। इधर तो मैंने एक ही रास्ता बताया, अपन आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे ओव्यूल के अंदर कैसे जाती है। फिर एक बार ओव्यूल में चली जाती है तो नेक्स्ट स्टेप में अपन ये पढ़ेंगे वो एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे जाती है। और लास्ट में जब एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाएगी तो वहां उनका वेट कौन कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई और एक्स सेल, तो उनके साथ फ्यूज कैसे होगी। तो 5 स्टेप में अपन फर्टिलाइजेशन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो देखो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन व्हेन रीच टू स्टिग्मा ऑफ स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। जर्मिनेटिंग का मतलब पॉलन ट्यूब का बनना, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि वो रिसीव करते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, फैट, शुगर एंड रेजिन एटसेट्रा जो स्टिग्मा की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके क्या होने लगते हैं, जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेट का मतलब है पॉलन ट्यूब का बनना। ठीक है, एक टर्म है जर्मिनेशन पीरियड। तो जर्मिनेशन पीरियड क्या होता है, तो टाइम टेकन बाय द पॉलन ग्रेन आफ्टर लैंडिंग ऑन स्टिग्मा अप टू इट्स जर्मिनेशन। मतलब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाए
उसके बाद से लेकर वो टाइम जब उनमें से पॉलन ट्यूब निकले उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसे क्या कहेंगे, जर्मिनेशन पीरियड। ठीक है, सपोज करो पॉलन ग्रेन लैंड होने के 20 मिनट बाद पॉलन ट्यूब निकली, तो 20 मिनट क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिफोनोगेमी। तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो पॉलन ट्यूब बनकर होता है उसे क्या कहते हैं, सिफोनोगेमी। तो देखो एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलन ट्यूब बनेगी, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, सिफोनोगेमी। क्या कहते हैं, सिफोनोगेमी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड सिफोनोगेमी। और अपन पढ़ चुके हैं इसकी नीड क्यों है, क्योंकि मेल गैमेट खुद मोटाइल नहीं होते, अगर होते हैं तो यहाँ पॉलन ग्रेन से निकलकर वो खुद ही चले जाते हैं। जैसे कि एनिमल्स के केस में होता है, एनिमल्स में जो सीमन होता है वो कहाँ रिलीज किया जाता है, वेजाइना में, उसके बाद जो स्पर्म होते हैं वो खुद ही मूव करते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं, एग तक। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए पॉलन ट्यूब ग्रो होगी और वो वहां तक पहुंचाएगी जहां उनको जाना है। इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, सिफोनोगेमी। अब जो पॉलन ग्रेन लैंड हुए उनसे क्या एक पॉलन ट्यूब निकलती है, एक से ज्यादा। अगर एक निकलेगी तो मोनोसिफोनस और एक से ज्यादा निकलेगी तो पॉलीसिफोनस। जनरली कौन सा केस होता है, मोनोसिफोनस। पॉलीसिफोनस के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कुकर बिटेसी, मालवेसी, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें पॉलीसिफोनस केस होता है। एक चीज याद रखनी है कि चाहे पॉलन ट्यूब एक से ज्यादा निकल जाए, बोले तो पॉलीसिफोनस की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में फंक्शनल तो सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब रहेगी। ठीक है, तो मोनोसिफोनस में एक ही बनती है और वही फंक्शनल रहती है। पॉलीसिफोनस में एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनती है, लेकिन बाद में फंक्शनल कितनी रहती है, एक। लेंथ कितनी होगी पॉलन ट्यूब की, तो ऑब्वियस थिंग है, एकदम सिंपल सा है। मेरे को कुएं में बाल्टी डालनी है, मेरे को रस्सी कितनी लंबी रखनी है, जितनी उसकी डेप्थ होगी। तो पॉलन ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, ये इस चीज पे डिपेंड करेगी कि स्टाइल कितनी लंबी है। अगर स्टाइल शॉर्ट होगी तो पॉलन ट्यूब शॉर्ट होगी, स्टाइल लंबी होगी तो पॉलन ट्यूब लंबी होगी। आपके बुक में एक डेटा दे रखा है, याद कर लेना। मेज में कितनी होती है, 450 मिलीमीटर की पॉलन ट्यूब होती है, और ये डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन जो थे वो स्टिग्मा पे लैंड हुए और उसके बाद उसमें से पॉलन ट्यूब निकली, इसे अपन ने बोला पॉलन जर्मिनेशन। अब सेकंड स्टेप में ये पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है उसमें दो पॉइंट है, एक तो वो यूनिडायरेक्शनल होती है और एक वो कीमोट्रॉपिक होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब वो हमेशा किस तरफ ग्रो करेगी, ओव्यूल की तरफ ग्रो करेगी। ऐसे नहीं है कि किसी भी और तरफ ग्रो कर जाए, वो सीधी सीधी नीचे आएगी, ओव्यूल की तरफ क्या करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी। और ओव्यूल की तरफ ही क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं ओव्यूल से, सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस से, जो क्या करते हैं पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं एक ही तरफ ग्रो करने पर। क्योंकि केमिकल की वजह से पॉलन ट्यूब एक ही तरफ जा रही है, इसको कहते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे ग्रेविटेशन की तरफ जाए तो जियोट्रॉपिक, और अगर लाइट की तरफ जाए तो फोटोट्रॉपिक। वैसे वैसे केमिकल से होता हुआ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक। तो कीमोट्रॉपिक होती है। अब ये ग्रोथ कैसी होगी वो स्टाइल पे डिपेंड करेगी। तो स्टाइल बेसिकली दो तरीके की होती है, एक तो सॉलिड स्टाइल होती है जो मेजोरिटी ऑफ केस में होती है, और एक होलो स्टाइल होती है। अगर होलो स्टाइल है तो उसमें म्यूकस सब्सटेंस फिल कर रखा होगा, और वो म्यूकस सब्सटेंस क्या करता है, पॉलन ट्यूब को और आसानी से जर्मिनेट करवाता है और उसकी ग्रोथ को मोटिवेट करता है। ऐसा किसमें होता है, लीलियम में होता है। ठीक है, अगर सॉलिड है जो कि मेजोरिटी ऑफ केस में होगा तो उसके भी फिर दो तरीके ग्रो करने के, या तो वो क्या करे, पॉलन ट्यूब जो है वो एक पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करे, और जहां जहां से वो जा रही है उसके आगे का रास्ता वो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करे, डिसॉल्व कर करके रास्ता बनाता जाए। ठीक है, ये भी मेजोरिटी ऑफ केस में होता है। और दूसरा तरीका क्या है, जो सेल है उनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है, बोले तो दो सेल के बीच का स्पेस है, उन बीच के स्पेस से होता हुआ चला जाए, तो ऐसा होता है ओइनोथीरा और पिटूनिया में। तो बेसिकली ये अपना किसका डिस्क्रिप्शन हुआ, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। मतलब फर्स्ट स्टेप में पॉलन ट्यूब बनी, सेकेंड ट्यूब में पॉलन ट्यूब जो होती है वो ग्रोथ करते हुए कहां आ गई, नीचे की तरफ आ गई। अब वो ओव्यूल में कहां से जाएगी, तो ओव्यूल में बेसिकली दो पोर्शन तो अपन जानते हैं, एक तरफ पोर होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, और एक उसका जस्ट अपोजिट एंड क्या कहलाता है, चैलेजा, और बीच का जो पोर्शन है।
तो अगर पोर से अंदर जाए, बोले तो माइक्रोपाइल से अंदर जाए, तो इसे कहेंगे पोरोगेमी। क्या कहेंगे? पोरोगेमी। और ये मेजोरिटी ऑफ केस में होता है। अगर चैलेजा से अंदर जाए तो इसे कहेंगे चैलेजोगेमी। और अगर इंटेग्यूमेंट या बीच के किसी भी जगह से जाए, ना चैलेजा से जाए ना पोर से जाए, तो उसे कहेंगे मीजोगेमी। एकदम सिंपल। अगर पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से एंटर करे तो वो उसे क्या कहेंगे? पोरोगेमी। चैलेजा से एंटर करे तो चैलेजोगेमी। और इंटेग्यूमेंट से एंटर करे तो इसे क्या कहेंगे? मीजोगेमी। अब एक बार जब वो एंटर कर जाएगी तो इन तीनों डायग्राम में एक कॉमन चीज है, जो अपना अगला स्टेप भी है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे जाता है। तो देखो तीनों रास्ते चाहे कहीं से भी स्टार्ट हुए, खत्म कहां पर हो रहे? माइक्रोपाइल एंड की तरफ। इसका मतलब ये जो बीच में जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें हमेशा एंट्रेंस किससे होगी? माइक्रोपाइलर एंड से। चाहे वो किसी भी मोड से आ रहा है, माइक्रोपाइल से आ रहा है तो माइक्रोपाइल में जाएगा ही, चैलेजा से आ रहा है तो भी ऐसे नहीं कि ऊपर से एंटर कर गया, यहां से घूम के फिर माइक्रोपाइल तक आया, यहां से एंटर किया तो भी ऐसे घूम के फिर नीचे तक आया और उसमें एंटर किया। तो जो ओव्यूल में एंट्री होती है वो 3 तरीके से होती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में एंट्री सिर्फ एक ही तरीके से होगी, वो अपना अगला स्टेप होगा। पहले आप ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एक बार जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगी तो उसके बाद वो एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेगी, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो इससे पहले जो ओव्यूल के अंदर जाने के 3 मेथड थे, चैलेजोगेमी, पोरोगेमी और मीजोगेमी। लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा। वो कौन सा होगा? वो किससे जाएगी? माइक्रोपाइल से ही जाएगी। अब माइक्रोपाइल से अंदर जाने के भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सपोज करो ये वाला एंड माइक्रोपाइल है और ये उसके ऊपर एग एपरेटस है, जिसमें बीच वाली सेल कौन सी है? एग सेल। और दोनों सेल कौन सी है? सिनर्जिड। तो 3 रास्ते हो सकते हैं अंदर जाने के। पहला रास्ता है बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड। ये एग सेल थी, ये सिनर्जिड, इसके बीच से होती हुई पॉलन ट्यूब चली जाए। दूसरा रास्ता है बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड सिनर्जिड। ये बाहर वाली बाउंड्री और ये सिनर्जिड, इसके बीच में से चला जाए। तीसरा रास्ता है कि कोई एक सिनर्जिड से होते हुए चले जाए, एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाए और उससे होकर अंदर चले जाए। इस 3 मेथड से माइक्रोपाइलर एंड से क्या करेगी पॉलन ट्यूब? किसके अंदर एंटर करेगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब इसके भी स्टेप होते हैं, तो जो अपन स्टेप लिख रहे हैं वो अपन इस हिसाब से लिख रहे हैं कि वो सिनर्जिड से होकर क्या जा रही है अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही पॉलन ट्यूब आने वाली होगी, तीनों ये दोनों तरफ वाली सिनर्जिड में से कोई एक सिनर्जिड क्या हो जाएगी? डीजनरेट। जो डीजनरेट हो जाएगी उस तरफ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। एंटर करने के बाद जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगी। एक बार जब वह साइटोप्लाज्म में पहुंचेगी तो यहां पहुंचने के लिए वो फिलीफॉर्म एपरेटस वाला रास्ता भी यूज कर सकती है। वहां पर पहुंचने के बाद जो पॉलन ट्यूब का टिप होगा, सपोज करो कि ये पॉलन ट्यूब का टिप है, तो पॉलन ट्यूब के टिप में यहां तक ग्रोथ तक ट्यूब न्यूक्लियस तो चला गया। जो पीछे क्या बचे थे? 2 मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट या तो यहां पर पोर बनकर बाहर निकल जाते हैं, या फिर ये पूरी पॉलन ट्यूब जो होगी इसका टिप वाला पार्ट फट जाता है, जिससे ये दोनों मेल गैमेट क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज। अब एक बार जब यहाँ डिस्चार्ज हो जाएंगे तो एक मेल गैमेट तो यहाँ डिस्चार्ज होने के बाद किस तरफ मूव करेगा? एग सेल की तरफ, और दूसरा वाला मूव करेगा सेंटर में, कहां? पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। और ये मूवमेंट करने के लिए वो या तो अमीबॉइड मूवमेंट यूज कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है? कोई और मेथड यूज कर सकता है। ये 4 स्टेप में वो यहां पर पहुंचता है। तो ये अपना था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो नाम से क्लियर है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। और ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। पूरे लिविंग किंगडम में एंजियोस्पर्म के अलावा किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ना किसी प्लांट में, ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ना किसी एनिमल, किसी में भी नहीं। इसकी डिस्कवरी नावास-चिन ने की थी, और वो भी किसमें? फर्टिलेरिया और लीलियम में। ठीक है, तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होगा उसमें क्या होगा कि मेल गैमेट, दोनों में से कोई एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा। ट्रेडिशनली फर्टिलाइजेशन ऐसे ही होता है जिसमें गैमेट फ्यूज करते हैं, और इसमें ऐसे ही हो रहा है, इसलिए इस वाले को सिनगेमी या गैमेटिक फ्यूजन भी कहते हैं, और इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे जाइगोट बना। हैप्लॉइड मिलकर जाइगोट कैसा हो गया? डिप्लॉइड। सेकंड जो फर्टिलाइजेशन था उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और सुडो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसमें जाइगोट नहीं बनता। अब ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं वो देखते हैं। देखो दूसरे वाले में जो दूसरा मेल गैमेट है वो, और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है किसके? सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर, वो तीनों मिलेंगे। कितने जने मिल रहे हैं? 3 जने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और क्या बनेगा? 3n
स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जायगोट फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा, जबकि ये PEN फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म क्या होता है उसको और डिटेल में बाद में करेंगे, अभी के लिए ये जान लो कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जो जायगोट को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। अगर आपने कभी कोकोनट खाया है तो कोकोनट के अंदर का कोकोनट वाटर और वो व्हाइट वाला पार्ट बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन जो होता है इन दोनों में से पहले कौन सा होगा, तो ट्रिपल फ्यूजन बोले तो ये सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन पहले होगा सिनगेमी से। और इस पूरे डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, तो देखो जनरली जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट का और एक न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट का, तो टोटल कितने हो गए, 2 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, पहली बार में 1 और 1 2 और दूसरी बार में 1 और 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 5 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की, तो मैं आपको समझा देता हूं, नोट आप स्लाइड में से कर लेना। तो देखो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस सब जानते हैं, जायगोट डेवलप होता है। तो यहां पर भी डबल फर्टिलाइजेशन में भी जायगोट बन रहा है। लेकिन एक और है, जो बीच में या सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था वो क्या डिवीजन की एबिलिटी खो चुका है। अगर वो डिवीजन रखता तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी डिवाइड होकर क्या बना सकता था, एंडोस्पर्म। जैसे बिना फर्टिलाइजेशन के एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में बनता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसे नहीं। तो इसको जब वो सेकंड मेल गैमेट जैसे ही जाकर इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो जो PEN बनेगा, अब इसमें डिवीजन की एबिलिटी है और ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन का पहला फायदा ये हुआ कि जायगोट तो बना ही, साथ में क्या बना, PEN, जो कि फ्यूचर में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, और जो इस जायगोट को क्या देगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, एक और फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस होता है डबल फर्टिलाइजेशन में कि जो एंडोस्पर्म इस तरीके से बना उसमें मेल और फीमेल दोनों का इनपुट है, और इससे वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जब जायगोट को न्यूट्रिशन देगा तो ज्यादा वाइबल सीड बनेंगे, मतलब ज्यादा एक्टिव सीड बनेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का क्या क्या फायदा है, जायगोट बनता है जिससे बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और PEN बनेगा जिससे बाद में क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनने की वजह से जायगोट के सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और ये PEN पहले डेवलप होकर थोड़ा सा एंडोस्पर्म बना लेता है, वो जायगोट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंस आगे स्लाइड में दे रखे हैं, आप नोट कर लेना। इस तरीके से अपना ये फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। 5 स्टेप में अपन ने इस फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया था, पांचों स्टेप हो चुके हैं। 1 बाय 1 वापस रिवीजन करते हैं। सबसे पहला था पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड होना और पोलन ट्यूब का निकलना, जिसको बोला था जर्मिनेशन। सेकंड में पोलन ट्यूब का ग्रो करना, कि अगर सॉलिड स्टाइल है तो उसमें कैसे ग्रो करेंगे, होलो स्टाइल है तो उसमें कैसे ग्रो करेंगे। तीसरा, जब वो ग्रो करती हुई नीचे आए, ओवेरी तक आ जाए, तो ओव्यूल में कैसे एंटर करती है, जिसके 3 मेथड थे, चैलेजोगेमी, पोरोगेमी और मीजोगेमी। फिर एक बार जब ओव्यूल में एंटर कर गए तो उसके बाद एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेंगे, तो वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेंगे, इन 3 मेथड में से किसी एक से। और लास्ट में जब वो दोनों न्यूक्लियाई अंदर आ जाएंगे तो पहला न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा, दूसरा न्यूक्लियाई मेल गैमेट का जो था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियर के साथ मिलकर PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। इस तरीके से ये क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अपन इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और सिग्निफिकेंस आगे की स्लाइड से नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। खूब सारा पढ़िए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।